जय हिंद। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में हमने रोड नेटवर्क के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेलवेज़ के बारे में। देखो शुरू करते हैं। रेलवेज़ को लेकर दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रेलवेज़ आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कैसे? अगर किसी इंसान को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो वो प्रेफर करता है रेलवेज़ को। अगर किसी इंसान को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है तो वो प्रेफर करता है रेलवेज़ को। तो रेलवेज आर द मेन मोड, आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, रेलवेज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे कंट्री को इंटीग्रेट करने में, हमारे कंट्री को जोड़ने में। कैसे? सोच के देखो, जब रेलवेज नहीं थी तो कोई केरला का इंसान बाय रोड राजस्थान आएगा या नहीं आएगा? चांसेस कम थे, बिकॉज बाय रोड इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना अपने आप में डिफिकल्ट होता है, अपने आप में चैलेंजिंग होता है। बट जैसे जैसे रेलवेज के नेटवर्क को ले डाउन किया गया तो आज की डेट में हम देखते हैं कि लोग बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत इजीली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। तो रेलवेज़ ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे कंट्री को इंटीग्रेट करने में, हमारे कंट्री को जोड़ने में। और तीसरा, रेलवेज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। कैसे? अगर बहुत सिंपल एग्जाम्पल लें तो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं बड़ी बड़ी मशीन्स। इन मशीन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ रेलवेज़। बहुत सिंपल तीन चीज़ें। एक तो रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, रेलवेज हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेटिंग आवर कंट्री। और तीसरा, रेलवेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। अच्छा, हमारी जो इंडियन रेलवेज है, इट इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। सबसे बड़ी PSU है इंडियन रेलवेज। और PSU का मतलब अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आज की डेट में सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है इंडियन रेलवेज। और दूसरा, हमें पता है कि हमारे कंट्री में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई? 1853 में चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई। एक तो इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दूसरा, हमारे कंट्री में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई? 1853 में चलाई गई, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई। आज की डेट में इंडियन रेलवेज को 17 जोन्स में ऑर्गेनाइज किया गया है, 17 जोन्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आपने ट्रेन के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नदर्न रेलवे या फिर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ये सब जोन्स हैं। ऐसे 17 जोन्स में हमारे इंडियन रेलवेज को डिवाइड किया गया है। और क्यों डिवाइड किया गया है? ताकि इंडियन रेलवेज को बेटर मैनेज किया जा सके। बहुत सिंपल सी बातचीत। एक तो रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये अपने को समझ में आता है। दूसरा, रेलवेज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे कंट्री को इंटीग्रेट करने में। तीसरा, रेलवेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अच्छा, इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दूसरा, हमारे कंट्री में सबसे पहली ट्रेन 1853 में चलाई गई, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई। इंडियन रेलवेज को आज की डेट में 17 जोन्स में ऑर्गेनाइज किया गया है, रीऑर्गेनाइज किया गया है। अच्छा, ये जो रेलवे का नेटवर्क होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बहुत हेविली इन्फ्लुएंस्ड होता है फिजियोग्राफी से, बहुत हेविली इन्फ्लुएंस्ड होता है इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स से। कैसे? देखो, कोई ऊबड़ खाबड़ जगह है, ज़मीन है, उसके ऊपर रेलवे के नेटवर्क को ले डाउन नहीं किया जा सकता। आपको रिलेटिवली प्लेन एरिया चाहिए। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे आप रेलवे के नेटवर्क को ले डाउन नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपको घाटा होगा। तो आप इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स को देखते हो, आप फिजियोग्राफिक फैक्टर्स को देखते हो रेलवे के नेटवर्क को ले डाउन करने से पहले। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया में जो रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे कंट्री में नदर्न प्लेन्स आर दी मोस्ट फेवरेबल फॉर लेइंग डाउन द रेलवे नेटवर्क। सबसे फेवरेबल नदर्न प्लेन्स हैं। क्यों? एक तो लंबी चौड़ी लैंड, लंबे चौड़े प्लेन्स हैं। दूसरा, यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, खूब लोग रहते हैं। और तीसरा, यहाँ पे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज मिलते हैं, यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज मिलती हैं। मतलब जो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं रेलवे के नेटवर्क को ले डाउन करने के लिए, वो सारी चीज़ें नदर्न प्लेन्स में मिलती हैं। तो नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट फेवरेबल फॉर लेइंग डाउन द रेलवे नेटवर्क। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर दूसरी साइड देखें तो हिमालयन माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स बेहद अनफेवरेबल हैं रेलवे के नेटवर्क को ले डाउन करने के लिए। हिमालयन माउंटेन्स के अलावा राजस्थान का जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट,
वो भी बेहद अनफेवरेबल है रेलवे के नेटवर्क को ले डाउन करने के लिए। इसके अलावा गुजरात में जो स्वयम्स हैं, गुजरात के जो स्वयम्स हैं वो भी बेहद अनफेवरेबल है रेलवे के नेटवर्क को ले डाउन करने के लिए। इसके अलावा जहाँ भी डेंस फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे उड़ीसा है, जैसे झारखंड है, ये भी बेहद अनफेवरेबल हैं रेलवेज़ के नेटवर्क को ले डाउन करने के लिए। देखो, मोस्ट फेवरेबल तो है नदर्न प्लेन्स, और अनफेवरेबल की अगर बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स, राजस्थान का डेजर्ट, गुजरात के स्वैम्पी एरियाज़ और फॉरेस्ट एरियाज़ ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। बीच का सा अगर देखें तो पेनिनसुलर रीजन में जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे हमने रेलवे के नेटवर्क्स को ले डाउन किया है, लेकिन पेनिनसुलर रीजन के जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे रेलवे का नेटवर्क उतना डेंस नहीं है जितना नदर्न प्लेन्स में है। इनफैक्ट ये जो हिली एरियाज़ हैं इनमें रेलवेज़ को सिर्फ वहाँ पे ले डाउन किया गया है जहाँ पे लो हिल्स हैं, या जहाँ पे हिल्स के बीच में गैप्स हैं, या फिर टनल्स बनाए गए हैं और टनल्स के थ्रू रेलवे के नेटवर्क को ले डाउन किया गया है। फिर अगर बात करें सह्याद्रीज की, अगर बात करें वेस्टर्न घाट्स की, तो वेस्टर्न घाट्स में खूब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बट यहाँ पे रेलवे के नेटवर्क को ले डाउन करना बेहद डिफिकल्ट है बिकॉज माउंटेन्स हैं। बट वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो पासेज हैं, जो गैप्स हैं, उन पासेस के बीच में से इंडियन रेलवे के नेटवर्क को ले डाउन किया गया है। वेस्टर्न घाट्स में कोंकण रेलवे ऑपरेट करती है, और ये जो कोंकण रेलवे है इसने बड़ा खूबसूरत काम किया है वेस्टर्न घाट्स में रेलवे नेटवर्क को ले डाउन करने का। और यही सारी बातचीत टेक्स्ट में लिखी हुई है, अपन फटाफट से देख लेते हैं। देखो, नदर्न प्लेन्स जो हैं इनमें वास्ट लैंड है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पे खूब सारे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज मिलते हैं, इसलिए नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट फेवरेबल फॉर लेइंग डाउन द रेलवे नेटवर्क। फिर अगर बात करें तो पेनिनसुलर रीजन के जो हिली ट्रेन्स हैं वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स को ले डाउन किया गया है, लेकिन सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे लो हिल्स हैं, या फिर जहाँ पे गैप्स हैं, या फिर टनल्स के थ्रू रेलवे के नेटवर्क को ले डाउन किया गया है। हिमालयन माउंटेन्स की अगर बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स आर दी मोस्ट अनफेवरेबल। हिमालयन माउंटेन्स के अलावा राजस्थान का जो लंबा चौड़ा डेजर्ट है वो डेजर्ट एरिया भी अनफेवरेबल है रेलवे नेटवर्क को ले डाउन करने के लिए। गुजरात के जो स्वैम्पी एरियाज़ हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वो भी अनफेवरेबल हैं रेलवे लाइंस के कंस्ट्रक्शन के लिए। सह्याद्रीज की अगर बात करें, वेस्टर्न घाट्स की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो गैप्स हैं, जो पासेज हैं, उनके थ्रू रेलवे के नेटवर्क को ले डाउन किया गया है, और कोंकण रेलवे ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वेस्टर्न कोस्ट पर रेलवे के नेटवर्क को ले डाउन करने में। मतलब आज की डेट में हमारे कंट्री में नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट फेवरेबल फॉर लेइंग डाउन द रेलवे नेटवर्क। अच्छा, अब सवाल आता है कि इंडियन रेलवेज की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और प्रॉब्लम्स बड़ी चीप हैं हमारे यहाँ पे। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विदाउट टिकट ट्रेवल। लोग टिकट नहीं खरीदते हैं, फ्री में ट्रेवल करना चाहते हैं, और उसकी वजह से हमारे रेलवेज को खूब सारा नुकसान होता है। दूसरा, अननेसेसरी चेन पुल। लोग कहीं भी चेन को खींच देते हैं और ट्रेन को रुकवा देते हैं, उसकी वजह से ट्रेन को इकोनॉमिक लॉस होता है। और तीसरा, चोरी चकारी खूब सारी होती है, रेलवे की प्रॉपर्टी को लोग डैमेज करते हैं, और इसकी वजह से भी हमारे इंडियन रेलवेज को खूब सारा नुकसान होता है। तो इंडियन रेलवेज के प्रॉब्लम्स, एक तो विदाउट टिकट ट्रेवल, दूसरा थेफ्ट्स एंड डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी, और तीसरा अननेसेसरी चेन पुल। अच्छा, इस डब्बे में बात की गई है गॉज के बारे में। गॉज बेसिकली होता है दो रेलवे लाइंस के बीच में डिस्टेंस। ब्रॉड गॉज का मतलब क्या है? दो रेलवे लाइंस के बीच में डिस्टेंस 1.676 मीटर होता है। मीटर गॉज का मतलब जब दो रेलवे लाइंस के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो, और नैरो गेज का मतलब क्या होता है? जब दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में डिस्टेंस 0.762 से लेके 0.610 मीटर के बीच में हो। इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक मोटी मोटी बातचीत अपन ने देख लिया कि रेलवेज जो हैं वो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, हमें समझ में आता है। दूसरा, रेलवेज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे कंट्री को इंटीग्रेट करने में। तीसरा, रेलवेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसके अलावा इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हमारी कंट्री में पहली ट्रेन 1853 में चलाई गई मुंबई से थाने के बीच में। इंडियन रेलवेज को रीऑर्गेनाइज किया गया इंटू 17 जोन्स। रेलवे के नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बहुत हैविली इन्फ्लुएंस होता है फिजियोग्राफी से, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स से। हमारी कंट्री में सबसे फेवरेबल है नदर्न प्लेन्स
फॉर लेइंग डाउन द रेलवे नेटवर्क। हिमालयन माउंटेन्स की अगर बात करें, राजस्थान डेजर्ट की अगर बात करें, गुजरात के स्वैम्पी एरियाज़ की अगर बात करें, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड के फॉरेस्ट एरियाज़ की अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा अनफेवरेबल है। वेस्टर्न घाट्स में हमने रेलवे नेटवर्क को ले डाउन किया है, लेकिन वहाँ से जहाँ पे पासेज हैं, जहाँ पे गैप्स हैं, और हमने पेनिनसुलर रीजन के हिली एरियाज़ में भी रेलवे नेटवर्क को ले डाउन किया है, लेकिन सिर्फ वहाँ से जहाँ पे लो हिल्स हैं, जहाँ पे गैप्स हैं, या फिर हमने टनल्स बनाए हैं। और इंडियन रेलवेज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक तो विदाउट टिकट ट्रेवल, दूसरा थेफ्ट एंड डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी, और तीसरा अननेसेसरी चेन पुल। फिर इसके बाद बात की गई है पाइपलाइंस के बारे में। देखो, पाइपलाइंस जो हैं वो रिलेटिवली न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बहुत पहले पाइपलाइंस नहीं हुआ करती थी, ये न्यू अराइवल है ट्रांसपोर्टेशन के मेथड में। और पुराने टाइम में तो पाइपलाइंस को यूज़ किया जाता था सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, शहरों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस को यूज़ किया जाता था। लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाइपलाइंस को यूज़ किया जाता है क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मतलब आज के डेट में पाइपलाइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट पाइपलाइंस की एक खास बात है कि पाइपलाइंस को इनिशियली इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट होती है वो बेहद हाई होती है, लेकिन उसके बाद इनके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती है। एक बार आपने पाइपलाइन डाल दी, उसमें आपने जो कॉस्ट लगानी थी वो लगा दी, उसके बाद आपको कोई कॉस्ट नहीं लगानी है, आपको कोई खर्चा नहीं करना है, आपको कोई पैसा नहीं लगाना है। कभी 15-20 साल में एक आधी बार पाइपलाइन टूटेगी या कोई लीकेज होगा, उसको रिपेयर करने में थोड़ा बहुत खर्चा आएगा। अदरवाइज एक बार आपने पाइपलाइन ली डाउन कर दी तो उसके बाद कोई खर्चा नहीं है। और दूसरा फ़ायदा पाइपलाइन का ये भी है कि पाइपलाइन में लॉसेज नहीं होते हैं, पाइपलाइन में डिलेज नहीं होते हैं। और ये जो पाइपलाइंस हैं इनके थ्रू क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस को तो ट्रांसपोर्ट किया ही जाता है। ऐसे सॉलिड्स जिनको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिनको स्लरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू पाइपलाइंस। अब ये जो इनलैंड लोकेशंस पे बहुत सारी रिफाइनरीज होती हैं, जैसे मथुरा के अंदर एक रिफाइनरी है, या पानीपत हरियाणा में एक रिफाइनरी है, या बरौनी बिहार में रिफाइनरी है, उन रिफाइनरीज में ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे आते हैं? ये आते हैं पाइपलाइंस के थ्रू। तो बहुत सिंपल 2-3 चीज़ें। एक तो पाइपलाइन जो है वो न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पहले तो पाइपलाइंस को सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन आज की डेट में क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इनफैक्ट ऐसे सॉलिड्स जिनको स्लरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिनको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू। पाइपलाइंस के 2 एडवांटेज हैं। एक तो हालांकि इनिशियल कॉस्ट जो होती है पाइपलाइन की वो बेहद हाई होती है, लेकिन उसके बाद आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है। और दूसरा, पाइपलाइन में कोई भी लॉसेज नहीं होते हैं और कोई भी डिलेज नहीं होते हैं। ऑन टाइम आप चीज़ों की डिलीवरी कर सकते हो। हमारे टेक्स्ट में 2-3 पाइपलाइन नेटवर्क्स के बारे में बातचीत की गई है। एक तो आसाम के ऑयल फील्ड से लेके कानपुर के बीच में पाइपलाइन ले डाउन की गई है। ये जो अपर आसाम से कानपुर के बीच में पाइपलाइन है, इसके थ्रू ऑयल की सप्लाई की जाती है। ये पाइपलाइन गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद से होते हुए फ्लो करती है जाती है। फिर दूसरी पाइपलाइन है सलाया, जो कि गुजरात में है। सलाया गुजरात से लेके जलंधर पंजाब तक एक पाइपलाइन है। तो एक पाइपलाइन है अपर आसाम से कानपुर के बीच में, दूसरी है सलाया गुजरात से जलंधर पंजाब के बीच में, और तीसरी पाइपलाइन के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये पाइपलाइन है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन। लगभग 1700 किलोमीटर की सबसे पहली पाइपलाइन है जो कि हमारे कंट्री में ले डाउन की गई। बेसिकली ये जो मुंबई हाई है, बसीन है, वहाँ पे जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है, उस नेचुरल गैस को इंटीरियर एरियाज़ में, इंटीरियर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भेजा जाता है इस हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन के थ्रू। इन पाइपलाइंस के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रख लो लास्ट वाली को। तो पाइपलाइंस बहुत सिंपल सी चीज़ कि एक तो न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पुराने टाइम में इनको यूज़ किया जाता था वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन आज की डेट में क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस और ऐसे सॉलिड्स जिनको स्लरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिनको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पाइपलाइंस को ले डाउन करने की इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, लेकिन उसके बाद कोई खर्चा नहीं होता है, कोई सब्सिक्वेंट कॉस्ट नहीं होती है। और एक फ़ायदा पाइपलाइंस का ये भी है कि पाइपलाइंस में कोई लॉसेज नहीं होते हैं, कोई डिलेज नहीं होते हैं। फिर इसके बाद बात की गई है वाटरवेज के बारे में। और देखो, वाटरवेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे कंट्री की तो हिस्ट्री में ही देख लो, यूरोपियंस वाटरवेज के थ्रू आए, तो हमारे कंट्री में वाटरवेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है पुराने टाइम से ही। ये जो वाटरवेज है
ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अगर कॉस्ट वाइज देखोगे तो सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? वाटरवेज है। वाटरवेज को यूजुअली यूज़ किया जाता है हैवी और बल्की गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वाटरवेज कंपैरेटिवली फ्यूल एफिशिएंट होता है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। तो दो तीन चीज़ें, एक तो वाटरवेज इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दूसरा, वाटरवेज को यूज़ किया जाता है हैवी एंड बल्की गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तीसरा, वाटरवेज कंपैरेटिवली फ्यूल एफिशिएंट होता है। और चौथा, वाटरवेज कंपैरेटिवली एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। हमारी कंट्री में जो इनलैंड नेविगेशन है वो लगभग 14,500 किलोमीटर का है। इनलैंड नेविगेशन मतलब विद इन द कंट्री जो वाटरवेज हैं हमारी कंट्री में वो लगभग 14,500 किलोमीटर इन लेंथ हैं। लेकिन इस 14,500 किलोमीटर में से सिर्फ 5,685 किलोमीटर मैकेनाइज्ड है। मतलब ऐसे वाटरवेज जहाँ पे प्रॉपर मैकेनाइज्ड वेसल्स को यूज़ किया जा सकता है वो सिर्फ 5,685 किलोमीटर है। लेकिन टोटल इनलैंड नेविगेशन हमारी कंट्री में कितना है? 14,500 किलोमीटर। इस डिटेल को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ें याद रखो कि एक तो वाटरवेज चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दूसरा इट इज़ सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, तीसरा ये फ्यूल एफिशिएंट होता है और चौथा इट इज़ रिलेटिवली एनवायरमेंटल फ्रेंडली। और हमारी गवर्नमेंट ने अब तो नेशनल वाटरवेज को बनाने की शुरुआत कर दी है। कुछ नेशनल वाटरवेज को बनाया भी गया है, उनके नाम अपन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला नेशनल वाटरवे नंबर 1, जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं वैसे ही नेशनल वाटरवे 1 है। और ये नेशनल वाटरवे कौन सी रिवर में है? गंगा रिवर में है। कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। इलाहाबाद कहाँ पर है? यूपी में है। और हल्दिया कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो गंगा रिवर में इलाहाबाद से लेके हल्दिया के बीच में नेशनल वाटरवे 1 है। नेशनल वाटरवे 2 है ब्रह्मपुत्र रिवर में। कहाँ से कहाँ तक? सादिया से दुबरी के बीच में। सादिया और दुबरी दोनों ही जगह कहाँ पर हैं? दोनों ही जगह असम में है। नेशनल वाटरवे 1 कौन सी रिवर में है? गंगा रिवर में है। कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेशनल वाटरवे 2 कौन सी रिवर में है? ब्रह्मपुत्र रिवर में है। कहाँ से कहाँ तक है? सादिया से दुबरी तक है। सादिया और दुबरी दोनों ही जगह कहाँ पर हैं? आसाम में है। नेशनल वाटरवे 3 ये जो हमारा वेस्ट कोस्ट पे कैनाल का नेटवर्क है केरला में, उनमें बना हुआ है नेशनल वाटरवे 3। नेशनल वाटरवे 4 जो है वो है गोदावरी और कृष्णा रिवर में। और गोदावरी और कृष्णा रिवर के साथ साथ हमारा ये जो काकीनाडा पुडुचेरी वाला कैनाल का स्ट्रेच है उसमें एक्सटेंड करता है नेशनल वाटरवे 4। देखो, नेशनल वाटरवे 1 कौन सी रिवर पे है? गंगा रिवर पे है। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। नेशनल वाटरवे 2 कौन सी रिवर पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। कहाँ से कहाँ तक? सादिया से दुबरी तक। नेशनल वाटरवे 3 कहाँ पर है? वेस्ट कोस्ट कैनाल का जो नेटवर्क है केरला में, वहाँ पर है नेशनल वाटरवे 3। नेशनल वाटरवे 4 कहाँ पर है? गोदावरी और कृष्णा रिवर में और काकीनाडा और पुडुचेरी में जो कैनाल का स्ट्रेच है वहाँ तक एक्सटेंड करता है नेशनल वाटरवे 4। और नेशनल वाटरवे 5 ब्राह्मणी रिवर में, मताई रिवर में और महानदी और ब्राह्मणी रिवर का जो डेल्टा है और इसके अलावा ईस्ट कोस्ट कैनाल तक एक्सटेंड करता है नेशनल वाटरवे 5। देखो, पहले 3 इसमें इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल वाटरवे 1 कौन सी रिवर पे है? गंगा रिवर पे। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर में है। कहाँ से कहाँ तक? सादिया से दुबरी के बीच में। नेशनल वाटरवे 3 कहाँ पर है? वेस्ट कोस्ट कैनाल का जो नेटवर्क है केरला में, वहाँ पर है नेशनल वाटरवे नंबर 3। नेशनल वाटरवे 4 कहाँ पर है? गोदावरी और कृष्णा रिवर में और ये एक्सटेंड करता है काकीनाडा पुडुचेरी के कैनाल स्ट्रेच में। और नेशनल वाटरवे 5 कहाँ पर है? ब्राह्मणी रिवर, मताई रिवर, महानदी के डेल्टा में और ईस्ट कोस्ट कैनाल के नेटवर्क तक एक्सटेंड करता है। सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे कौन सा है? नेशनल वाटरवे 1। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे इनलैंड वाटरवेज हैं। नदियों में छोटे छोटे इनलैंड वाटरवेज हैं, जैसे मंदवी रिवर के ऊपर, जुआरी रिवर के ऊपर, सुंदरवंश में, बराक में, मतलब बहुत सारी रिवर्स में छोटे छोटे इनलैंड वाटरवेज के नेटवर्क्स हैं। और ये जो वाटरवेज है इसकी इंपॉर्टेंस इस चीज़ से समझी जा सकती है कि हमारे कंट्री में टोटल जितना भी फॉरेन ट्रेड होता है उसमें से 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम वाटरवेज के थ्रू होता है, उसमें से 68% ट्रेड बाय वैल्यू
वाटरवेज के थ्रू होता है। हमारे कंट्री से जितना भी फॉरेन ट्रेड होता है उसमें से 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 68% ट्रेड बाय वैल्यू वाटरवेज के थ्रू होता है, सी के थ्रू होता है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। देखो बहुत सिंपल, हमने रेलवेज के बारे में बात की। रेलवेज को लेके बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एक तो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे कंट्री को इंटीग्रेट करने में, तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रेलवेज का। फिर हमने देखा था कि इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पहली ट्रेन हमारे कंट्री में चलाई गई 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। आज की डेट में इंडियन रेलवेज को 17 जोन्स में रीऑर्गेनाइज किया गया है। फिर अपन ने देखा कि रेलवेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है वो बहुत हैविली इन्फ्लुएंस्ड होता है फिजियोग्राफी से, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स से। हमारे कंट्री में सबसे फेवरेबल है रेलवे के नेटवर्क के लिए नदर्न प्लेन्स। इसके बाद हमने बात की पाइपलाइंस के बारे में, और पाइपलाइंस को लेके 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पहले तो सिर्फ पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता था पाइपलाइंस के थ्रू, लेकिन अब क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, नेचुरल गैस को और ऐसे सॉलिड्स जिनको स्लरी में कन्वर्ट किया जा सकता है उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू। पाइपलाइंस के 2 एडवांटेज हैं। एक तो पाइपलाइंस को ले डाउन करने की जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो तो हाई होती है, लेकिन फिर बाद में कोई खर्चा नहीं होता है। और दूसरा, पाइपलाइंस के थ्रू कोई लॉस नहीं होता है, कोई डिलेज नहीं होते हैं। 3 पाइपलाइन के नेटवर्क्स की बातचीत की गई है। एक तो है अपर आसाम से कानपुर के बीच में, दूसरा है सलाया गुजरात से जलंधर पंजाब के बीच में, और तीसरा जो कि आपको याद रखना चाहिए वो है हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन, जो कि लगभग 1700 किलोमीटर है और ये हमारे कंट्री की पहली पाइपलाइन थी। फिर इसके बाद हमने बात की वाटरवेज के बारे में। वाटरवेज जो है वो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यूज़ किया जाता है हैवी एंड बल्की गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है और फ्यूल एफिशिएंट होता है। हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवेज को डेवलप करने की शुरुआत कर दी है। पहले 3 नेशनल वाटरवेज को याद रखना है आपको, उनको तो भूलना ही नहीं है। पहला नेशनल वाटरवे 1 कौन सी रिवर पे है? गंगा रिवर पर है। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। नेशनल वाटरवे 2 कौन सी रिवर पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। कहाँ से कहाँ तक? सादिया से धुबरी के बीच में। और नेशनल वाटरवे 3 कहाँ पर है? वेस्ट कोस्ट कैनाल के स्ट्रेच में केरला में एग्जिस्ट करता है। फिर इसके अलावा नेशनल वाटरवे 4 भी है, 5 भी है। इसको भी अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। वाटरवेज की एक इंपॉर्टेंस इस चीज़ से भी देखी जा सकती है कि हमारे कंट्री में जितना भी टोटल फॉरेन ट्रेड होता है उसका 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम और 68% ट्रेड बाय वैल्यू वाटरवेज के थ्रू होता है, सीज के थ्रू होता है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था, 1-2 बार देखोगे तो चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।